बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उससे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बड़ी अफसोसनाक खबर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे, इनके दर्जात बुलंद करे। इनसे एक बड़ा अच्छा इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता रहा। बहैसियत सहाफ़ी बड़े ज़बरदस्त इंसान थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके थे, फेडरल मिनिस्टर रह चुके थे। बलूचिस्तान की बड़ी कदावर शख्सियत थी और जमाली ख़ानदान के एक तरह से आप हेड थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए और जो आपके अज़ीज़ व अकारिब हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। प्रोग्राम के अपने एजेंडे की तरफ आते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खबर जो आई वो भी एक साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब से मुतल्लिक़ है। उन्हें अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस केस में इश्तिहारी करार दे दिया गया है। दो रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और आमिर फारूक साहब कर रहे थे जस्टिस, उन्होंने मुख्तसर फैसला सुना है। कल शुनीद है कि तहरीरी फैसला आएगा और जो नवाज शरीफ साहब के ज़मानती थे उनको भी शोकास नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 9 दिसंबर को तक ये समाअत मुलतवी की है और जो ज़मानती मचल के भाग के सरकार जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब को जो BBC का इंटरव्यू है उसका चर्चा है और तुंदो तेज़ सवालात के सामने इसहाक डार साहब जो हैं वो तसल्ली बख्श जवाब न दे सके, बल्कि घबराहट और बुखलाहट की जो वो उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से आया थी। तो इस हवाले से नून लीग भी तनकीद की जद में है और साबिक़ वज़ीर ख़जाना के जो स्पेशली सवालात किए एंकर ने चुपते हुए जायदाद के हवाले से कि उनकी कितनी जायदाद है, फिर अगर वो ज़ेर इलाज हैं तो 3 साल से ज़ेर इलाज हैं, पाकिस्तान क्यों कर वापस नहीं जाते, इस हवाले से भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि इसहाक डार साहब को क्यों कर ज़रूरत महसूस हुई कि उन्होंने BBC के हार्ड टॉक में जाके इंटरव्यू दिया और इससे जो मकासद हासिल करने थे, क्या उन्होंने अपनी पाँव पे खुद कुल्हाड़ा तो नहीं मार दिया। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थे और मुखातिब थे जो नौ मुंतखब काबीना है गिलगित बल्तिस्तान की। वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि वो एक तवील अरसे से आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को जानते हैं और चोरी का पैसा छुपाने और बचाने के लिए जलसे भी किए जा रहे हैं। और तारीख के हवाले से भी कहा कि बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हम आपको सुना देते हैं, कोट अनकोट प्राइम मिनिस्टर साहब का एक मुंतखब हिस्सा जो आज की तकरीर में उन्होंने कहा, पैसे का क्या फायदा जो आपकी भी तबाही करता है, आपकी औलादों की भी तबाही करता है। ये जो हराम का पैसा है ये एक अल्लाह की लानत है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को 30-40 साल से जानता हूं। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। कभी जेल में जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी झूठ बोल के लंदन जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, सब के चोरी का पैसा बचाने के लिए। पूरी APDM कैंपेन कर रही है। कोरोना में लोग मर रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही है। सारे मेडिकल वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज हमें कह रहे हैं कि जी प्रेशर पड़ता जा रहा है अस्पतालों में, और वो जलसे कर रहे हैं। इसलिए क्यों कर रहे हैं? जी जलसे क्यों कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना था। और अपोजिशन की अगर बात करें तो अपोजिशन मुल्तान के जलसे के बाद अब उन्होंने अपनी नज़रें मरकूज़ की हुई हैं 13 दिसंबर लाहौर के जलसे के हवाले से। और आज भी उनके जो रहनुमा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि हर सूरत लाहौर का जलसा होगा और होगा भी मीनार पाकिस्तान में। यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अपोजिशन का ये भी साथ में कहना है कि ये जो जलसा होगा लाहौर का वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित होगा। तो इस सियाको सबा के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियत हमारे साथ आज की इस गुफ्तगू में शरीक गुफ्तगू हैं और तीनों अपनी अपनी पार्टीज के बड़े ज़बरदस्त स्पीकर्स हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है फैसल करीम कुंडी साहब ने, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। अंदलीब अब्बास साहिबा स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रही हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, PTI से आपका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली हैं और उनकी मरकजी रहनुमा है। आपका बहुत शुक्रिया। मायजा हमीद साहिबा मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है और उनकी मरकजी रहनुमा टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मायजा आपका भी बहुत शुक्रिया। तो स्टूडियो से जरा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब आज गिलगित बल्तिस्तान में मुखातिब थे और वो कह रहे थे जलसे आप क्यों कर रहे हैं। एक तो कोरोना फैल रहा है और एक बात सच भी है, कोरोना फैल भी रहा है, दूसरी तरफ चोरी का पैसा छुपाने के लिए ये जलसे किए जा रहे हैं। साथ में उन्होंने जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के रेफरेंस भी दिए, वो आपने सुन लिए। तो अब मुल्तान का जलसा भी कर लिया, लाहौर का जलसा भी आप कर लेते हैं। अब तो हुकूमत ये भी फैसला किया कि नहीं रोका जाएगा। अचीव क्या करेंगे इससे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने मैंने वज़ीर आज़म की स्पीच आज बल्कि टीवी पे नहीं देखी थी, पहली दफ़ा मैंने ये अल्फाज देखे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि वज़ीर आज़म के कैलिबर की स्पीच नहीं थी और मुझे मजबूरन उनका जवाब देना पड़ा, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई संजीदा शख्स इस किस्म के जो सवालात या जो इल्ज़ामात लगे उनका जवाब दे उन्हीं की ज़बान में। वो तो मैं दूंगा, लेकिन आपने कहा कि अपोजिशन क्यों एहतजाज कर रही है और जल्द से क्यों कर रही है? जल्द से क्यों कर रही है? देखें, अपोजिशन ने पहले जलसा गुजरावाला में किया, वहाँ पर भी NOC नहीं दी गई और ये इनका हक है, जमहूरी हक है, क्योंकि हमेशा यही काम होता है कि इन्होंने तो पहले कहा था कि हम कंटेनर देंगे, लेकिन इन्होंने हमें कंटेनर हमें तो नहीं दिया, लेकिन इंतज़ामिया को दिया कि इनके रस्ते रोके जाएँ। दूसरा हमने फिर आपने देखा कि कराची में किया, उधर तो हमने इनसे इजाज़त की, हमारी अपनी सूबाई हुकूमत हमने फिर भी सरकारी कवरेज पूरी की। फिर कोटा में ऐसे हुआ, फिर पेशावर में, क्योंकि मेरा अपना सूबा है, हमने वहाँ पर भी किया और इंतज़ामिया हमारे साथ बड़ी अच्छी लहजोन में थी। इजाज़त वहाँ पर भी नहीं थी हमारे साथ इंतज़ामिया, उससे पहले उन्होंने हमसे मीटिंग की। इंतज़ामिया मीन्स के वहाँ के लोकल जो AC DC पुलिस लेवल पे अचानक हुकूमत का प्रेशर है, उन्होंने कहा कि हम आपको NOC नहीं दे रहे हैं और ऑफिशियल उन्होंने कह दिया। उसके बाद हुकूमत ने एक कमेटी बना दी कि जी अब हम आपको ब्रीफ करना चाहते हैं कि हम देखिए, पहले आपने NOC दी नहीं, पहले आपने ना कर, उसके बाद कहते हैं पहले हक तो ये था ना कि उल्टा चलते हैं जो पहले तो आप हमें ब्रीफ करते, शायद हम उससे आपकी बातों से मुतमईन होते और हम वो करते। आपने पहले वो कर, उसके बाद हमने कह दिया कि हमने इन्फॉर्म कर दिया आपको हम जलसा कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? हमें थाने में डालेंगे, आप हमें जेल में डालेंगे, FIR करें, ये आपका काम है, हम तो जलसा करेंगे। उसके बाद ये वो हुआ अपने मुल्तान में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फिर वहाँ पे खाना और पानी भी नहीं छोड़ रहे थे जलसा गाह में, और जो आपने देखे। और इससे भी मैं हुकूमत की शुक्रिया भी अदा करता हूँ साथ साथ। अच्छा, खासकर शिबली फराज साहब का, पुराना जाले है हमारे, कि उन्होंने 3 जो हमारी पब्लिसिटी कराई टीवी में, आपको फ्री मार्केटिंग मिली। हाँ, फ्री मार्केटिंग मिली, ठीक है। जो हमने 5-6 घंटे जलसा करना था वो उन्होंने हमें 3 दिन हमारा जलसा करा दिया। पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जहाँ पर भी डिश और नेटवर्क थे, वो सब ने देखा कि मुल्तान में क्या हो रहा है, क्या गिरफ्तारी हो रही है, किस तरीके से। अब कराची, लाहौर है, अब लाहौर है। अब आज उन्होंने इजाज़त कहा कि हम इजाज़त नहीं दे रहे हैं, मीनार पाकिस्तान इजाज़त नहीं दे रहे, कहते हैं जलसा करें, इजाज़त नहीं दे रहे हैं। हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया हम जलसा कर रहे हैं, आप इजाज़त दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? फैसल साहब, लेकिन इस पे देखें ना, मैं फिर अंदर को जाऊंगा, बिलावल साहब पेशावर गए, उनको फिर कोरोना हो गया। हाँ, पेशावर, और उसके बाद से उनको मेरे अपना ज़ाती ख्याल है कि उनको हुआ GB की कंप्लेंट, लेकिन फिर समर हारून बिलोर को भी हो गया। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये भी आज आपके एक वजीर को भी हुआ है जी, जो वजीर कानून है, तो ये तो एक वायरस है, ये तो वजीर नहीं देखता। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इससे क्या एंड ऐसा अचीव हो जाएगा लाहौर के जलसे का? व्हाट्स नेक्स्ट? सवाल तो ये पैदा होता है, फिर एक और जलसा होगा। हाँ, 27 दिसंबर को बीबी की बरसी है, तो वो भी इंशाल्लाह जलसा होगा। उसके बाद PDM डिसाइड। क्या ये 2-3 माह के लिए मुअत्तल नहीं हो सकता? नहीं, देखें, वो तो वो लोग बात करें ना, जो हमें वो बात करें जब मईशत थी और जब चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे थे, तो उस वक्त भी तो चीज़ मुअत्तल नहीं हो रही थी ना। वो भी कहते कि बाढ़ में उन्होंने गलत किया था, ठीक किया था? देखिए, मैं समझता हूँ उस वक्त उन्होंने गलत किया था। आप अब सही कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि हम क्यों सही कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था 4 हल्कों का, मैं उस पर भी आऊँगा। 4 हल्कों का कहा था, 4 हल्कों हम धांधली हुई है, धांधली का हमने भी पॉइंट उठाया था जी। एक कमेटी बनी थी जिसको परवेज खटक साहब चेयर कर रहे हैं, पार्लिमानी कमेटी। हम उनको बार बार कह रहे हैं वो कमेटी की मीटिंग करें, उसने कमेटी की, पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग नहीं की, हमें सड़कों पर आना। अब ये कह रहे हैं क्या, आज मुझे बताएं कि जो लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो लोग माशी तौर पर जिनके चूल्हे ठंडे हो गए हैं और वो मर रहे हैं, तो उनकी FIR आप किस पे काटेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कह रहे हैं हम FIR काटेंगे, आज लोग मतलब है कि खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनके चूल्हे ठंडे हो गए हैं, आज चोरियां और डकैतियों की वारदातें बढ़ रही हैं। उससे जलसे कर रहे हैं आप लोग अगर हम ना निकलते, हमसे पहले लोग निकल गए होते। लोग निकल रहे थे। आप कह रहे हैं आपकी मईशत मजबूत हो गई। अगर मईशत मजबूत हो गई तो क्या चीज सस्ती हुई? हमें ये भी आज प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमत में 20 रुपए फी किलो कमी आ गई है। क्यों कमी आ गई? देखें, शुगर मिल शुरू हो गई है, चीनी शुरू हो गई। तो ठीक है, तो कमी आ गई है ना। आगे बताए ना, आटे में कितनी कमी? आगे का जरा पूछते हैं। देखें, इसीलिए हम बाहर निकले हैं कि लोगों का मईशत बेहतर हुई है ना। ये कह रहे हैं मईशत बेहतर हुई, क्या चीज सस्ती हुई है? पेट्रोल सस्ता हुआ है, डीजल सस्ती हुई है। आप मुझे अपने कैमरामैन से पूछ के बताएं, बाजार में मेरे साथ चले, मुझे बताएं ना। और दूसरी बात, कीमतें कमी आई, आटे की कीमत भी कमी। अब दूसरी बात, मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि ये चीजें देखें, अगर आपने की है, आपने किस चीज पे होगी? आपने क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कमी की है? लोगों के SOP फॉलो कर रहे हैं?
मैं खुद जहाज में गिलगित से मैंने ट्रैवल तो किया, होना चाहिए ना सर, अप एंड डाउन ट्रैवल किया। क्या हुकूमत इस पे, हुकूमत किस चीज में संजीदा है मुझे बताएं? क्या उन्होंने ये पे कंट्रोल किया? क्या उन्होंने ट्रेन पे कंट्रोल किया? क्या आप दफातर चले जाएं, बैंक चले जाएं, कहां पर SOP फॉलो हो रहा है? बैंक्स वगैरह में तो सर वो 50% अब कहना है कि आप लोग जा सकते हैं, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, मेरे साथ कल, आप मेरे साथ कल जाएंगे, मैं आपको बाहर कतारें बैंकों के बाहर दिखाऊंगा, कतारें जो लगी होती हैं। SOPs तो फॉलो करते हैं सर नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। मैं आज खुद मैं फिर मैं आपको वीडियो भेज दूं, आप नहीं जा सकते। चलिए दिलीप साहब बताइएगा, ये फैसल साहब ने तौजीहात जो दी हैं, एक तो उन्होंने कहा मईशत जो है, चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, लोग पहले निकल रहे थे इसलिए हम निकल गए ताकि लोग जो हैं वो ना निकले, और उनको एक लीडरशिप फराम है, और हुकूमत की संजीदगी पे सवाल उठाते हैं SOPs और कोरोना वायरस के हवाले से, स्मार्ट लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से। क्या कहेंगी आप अंदलीप साहब? सबसे पहले तो जो उन्होंने पहली बात की खान साहब की स्पीच की, तो शायद वाकई मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट इनको दूंगी कि इन्होंने वो स्पीच शायद पूरी नहीं सुनी। खान साहब ने कहा कि जी सबसे बड़ा इंस्पायरिंग एक मुसलमान के लिए एग्जाम्पल है द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, और उन्होंने कहा दो क्वालिटीज हैं जो कि हमें कहा गया कि हमने उनकी फॉलो करनी है। वो सादिक और अमीन थे, उनके दुश्मन भी उनको कहते थे कि वो सादिक और अमीन है। तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा कि जी आपने बिल्कुल झूठ नहीं बोलना और आपने कभी भी कौम को धोखा नहीं देना, आप चीफ मिनिस्टर बने। और फिर उन्होंने कहा कि जी ये देखो कल एक इंसान की किस तरह से बेइज्जती हुई, उसकी अपनी, उसकी पार्टी की, उसके मुल्क की। सारी दुनिया ने देखा कि उसने कैसे झूठ बोला और कैसे वो पकड़ा गया झूठ बोलते हुए, जिस पे फिर उन्होंने बाकी ये बातें की जो ये कह रहे हैं। तो अगर ये एग्री नहीं करते कि सादिक और अमीन होना चाहिए, तो फिर ऑब्वियसली जिनके एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, जिनको एग्जांपल्स अपने फॉलो करने हैं, फिर तो कोई चीज ही नहीं रह जाती ना बात करने की। नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ा जो इन सारों का झूठ पकड़ा गया है, वो वाकई पकड़ा गया है कि इनके जो लीडर हैं वो भाग के इंग्लैंड बैठे हुए हैं। वो उनसे बार बार पूछ रहा है कि जी आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज है। वो कह रहे हैं मेरे पास एक है, आपकी और फैमिली के पास। आज जो इन्होंने अदालत में जमा कराई हुई है खुद इसाक डार ने, उसमें 20 प्रॉपर्टीज है, और वो बार बार कह रहे हैं कि अगर आपकी एक प्रॉपर्टी है और आपने सब कुछ दिखाया हुआ है तो आप वापस मुल्क में जाएं, अपने मुकदमे करें। मैं बीमार हूं, उनका जी 3 साल से आप बीमार हैं। इतना ज्यादा शर्म का मकाम है ना। मैं कहती हूँ कि इस कदर शर्मिंदा कर देना मुल्क को कि ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर रहा मुल्क का जो कि झूठ बोल रहा है खुल्लम खुल्ला। और ये बात है कि उसने उनसे पूछा कि तुम इसलिए ये जलसे कर रहे हो ताकि तुम चाहते हो कि मुल्क की उसको भी पता चल गया कि ये जलसे हैं मुल्क में तखरीबकारी करने के लिए, क्योंकि ये पकड़े जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पकड़ी जाएंगी और इन्होंने जो झूठ बोले हुए हैं उसकी सजा मिलेगी इनको। तो ये है सारा जी इन जलसों का मुख जिसको कहते हैं ना, एक सारा जो मोटिव है, एजेंडा है PDM का, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट इसको कहना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट, ये आपने कोरोना इस वक्त 8.5% है, 8.5% हो चुका है कोरोना। इन्होंने जलसे किए, हमने कोई नहीं इनको मना किया और ना ही अब मना करेंगे, क्योंकि हमने कह दिया, अवाम ने भी देख लिया है। पेशावर में जलसा किया, 20% कोरोना बढ़ गया। बिलावल को हो गया, उसने एहतियातन अपनी बहन की मंगनी तक में नहीं गया, लेकिन वो अवाम को कह रहे कि बाहर आओ और तुम्हें अगर कोरोना लगता है तो लगे। तो और बाकी लीडर जो हैं वो बाहर बैठे हैं, नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं, जागदर बाहर बैठे हैं, या कौम को कह रहे हैं कि झोंको, क्योंकि अगर इनको डर यही है कि इनके झूठ भी पकड़े जाएंगे, इनकी लूट भी पकड़ी जाएगी। इनके 2 नजरिए हैं इनकी पार्टी के, नजरिया, और ये अवाम को पता चल गया। जी मायजा साहब, आप कभी नुक्ता नजर लेंगे? इसाक डार साहब का जो इंटरव्यू था, ये जाहिर बात है काफी शर्मिंदगी का बायस बना, जवाबात नहीं दे पाए, उनसे उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया। जरा सुनते हैं, मैं आपको जरा सुना देता हूं, क्योंकि ये तो आप कहेंगे अंदलीप साहबा कह रही क्या सवाल हुआ और क्या जवाब था। जरा इसाक डार साहब से जब सवाल पूछा एंकर ने, स्टीफन ने, तो उन्होंने क्या जवाब दिया अपनी प्रॉपर्टीज के हवाले से। Each other. I've interviewed many government officials and ministers around the world over many years, and they always say, "Oh, I'm not responsible for any corruption at all, and I believe in transparency." I do. You do. Oh, so yes, how many properties do you and your family own?
It's all declared in my tax returns. Well, You see, just give me the answer, because I don't know. How many properties do you and your family own? I have my main residence in Pakistan, which has been taken over by by this regime. So I haven't got too many properties. But how many properties do you and your family own? My net worth is what has been reported. How many properties do you and your family own? One. One sole property. You and residence. your family own Yes, one property. my sole residence. So all of these stories in the Pakistani press about multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai, wherever, and we're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because and Dubai? The government. Dubai? My sons have just one villa, which is owned by them. They're in business for the last 17 years. So when I asked you how many properties you and your family own, and you said one, that wasn't strictly true. No, it is strictly true, because they're adult, they're married, they're 17 years, they're in business, so they're independent of me. You know very well that when the NAB looked at your assets, they were looking at you and your family. I have no issue. I have no issue. My family, everything is accounted for. That's exactly, you see. If all of this is so clear-cut, you only own one property in the entire world, your tax records have been kept and given to the authorities over the last 20 years, if everything is so crystal clear, why do you not go to Pakistan and make this case in a court of law? Well, the court of law, my lawyers were there. I'm here for medical treatment, a cervical issue. You've been here for what, best part of 3 years on this medical issue? Almost, yes, I am. Are you still really suffering? Yes, I am. And you couldn't possibly... जी, ये व्यूअर्स आप खुद ही सुन सकते हैं, सवाल थे और ये जवाबात थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे। माइजा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसहाक डार साहब को एक तो बीबीसी गए, हार्ट टॉक शो है, आपको पता है कन्फ्रंटेशनल इंटरव्यू होता है, इनका हमेशा से यही फॉर्मेट है। अगर सच बता दें तो फिर इतनी मेरे ख्याल में मुश्किल पेश नहीं आती। एक प्रॉपर्टी, फिर दुबई की विलास की बात की, और कोर्ट में उनके खुद आए हुए हैं, आज बता भी रहे थे कि उनके कितनी ज़्यादा, लाहौर में भी उनका घर है, फिर 6 एकड़ ज़मीन इस्लामाबाद में है, बेशबहा गाड़ियाँ हैं। क्या कहेंगी इस पर, आप क्या कमेंट करेंगे? SPMLN MNA माइजा साहिबा, सुबह की हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हार्ट टॉक जो है प्रोग्राम ऐसा है जो सख्त सवाल करते हैं, लेकिन आई थिंक मेरी ओपिनियन में जो इसहाक डार साहब हैं, जिस तरह उन्होंने जवाब दिए हैं, वो रेलेवेंट भी थे और टू द पॉइंट भी थे। और जवाब दे पाए थे अपनी जायदाद के हवाले से? आई बिलीव वो जवाब दे पाए थे, और उन्होंने बताया भी था एग्जैक्टली कि उनकी प्रॉपर्टीज वो ओन करते हैं, वो एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन में जो है ऑब्वियसली पेपर्स में है, बिकॉज ही हैज बीन इन द पार्लियामेंट। लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं वो उनके बच्चों की हैं, जो बालिग हैं, जिनकी शादियां हुई नहीं हैं, सो दे आर नॉट अकाउंटेड फॉर, और इवन इफ दे आर अकाउंटेड फॉर वो भी होंगी। तो फिर सवाल ये बनता था कि पाकिस्तान आकर क्यों कर अपने मुकदमात का सामना नहीं कर रहे, क्यों बरतानिया में मौजूद हैं? एंकर के ये भी सवाल था, और बड़ा जायज सवाल था, बड़ा कॉमन सेंस का सवाल था। फिर अगर एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर, पाकिस्तान में जाएं, जैसे आपके दीगर शायद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, सब मुकदमात का सामना कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, इसहाक डार साहब भी करें। जी एग्जैक्टली, वो एडमिट कर रहे हैं कि मुझे करना चाहिए, मेरे वकील मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। मफरूर डिक्लेयर्ड है ऑफिशियली पाकिस्तान में, मफरूर डिक्लेयर्ड है, आज नवाज शरीफ साहब भी हो गए। हाँ, तो लेकिन उन्होंने ये भी तो बताया ना कि मेरा सर्वाइकल इशू है, आई कैन नॉट गो टू पाकिस्तान, मेरा इलाज हो रहा है। तो आप समझती हैं जिस तरह वो दिख रहे थे, इंटरव्यू दे रहे हैं, एक गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका 3 साल से आप जेरे इलाज हैं, आपको उनकी फिजिकल अपीयरेंस से लग रहा था कि वो इतने बीमार हैं कि इंटरव्यू दे सकते हैं, अदालत में मुकदमात का सामना नहीं कर सकते? देखिए, अदालतों में मुकदमात का सामना करने के लिए वकील होते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं, और लेकिन जो सेहत है, मेरा ख्याल है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर उनको है सेहत के इश्यूज, तो वो अगर लंदन में रिजाइड कर रहे हैं इस वजह से, तो वो उन्होंने उसका जवाब क्लियर कट दे दिया है। एंड आई बिलीव दैट ये इशू होता है लोगों का। इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इशू हुआ था, तो पंजाब हुकूमत ने खुद उनको डिक्लेयर किया था कि वो यहाँ जेरे इलाज नहीं कर सकते उनको, इसलिए उनको लंदन भेजा गया था। तो आप समझती है अगर ये इंटरव्यू देकर उन्होंने नून लीग और अपनी मुश्किलों में कमी लाई है या इजाफा कर दिया है? क्योंकि ये तो मीडिया वॉर है आजकल। देखिए, मीडिया वॉर तो है, और मीडिया कुछ PMLN की साइड ले लेता है, कोई
पीटीआई की साइड ले लेता है, या ये तो बीबीसी था ना, चले ये तो इंटरनेशनल मीडिया बीबीसी था ना। मैं उसी तरफ जा रही हूँ। दूसरी पार्टीज जो हैं वो, हर पार्टी जो है वो समझती है कि कोई मीडिया किसी की साइड ले रहा है। हम बिलीव करते हैं कि मीडिया जो है वो सच्चाई दिखाता है और सच सरदार साहब ने बोल दिया। दूसरा, अगर आप उनको एब्सकॉन्डर कहते हैं तो मेरा सवाल एक और भी बनता है कि एक निजी टीवी चैनल है, पैमरा ने मना किया हुआ है कि जी जो एब्सकॉन्डर्स हैं उनके जो है टीवी इंटरव्यूज नहीं चलाने चाहिए, तो उन्होंने तो आज चला दिया। आज तो उनके लिए कोई लॉ नहीं था, ना कोई रूल था। तो ऐसी भी चीजें चलती है पाकिस्तान में। ये फिर आप कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंफॉर्मेशन की मेंबर हैं, ये सवाल आप जरूर उठाइएगा। साथ में अंजलि साहबा से भी इसका मैं जरूर जवाब लूंगा, लेकिन मैं जरा फैसल करीम कुंडी साहब से भी जवाब लूंगा। सर, ये जो इंटरव्यू है, इससे जो आपकी मूवमेंट और मोमेंटम है, इस पे फर्क पड़ा है एज ए पॉलिटिशियन? जो आज का ये जो कल का इंटरव्यू था और उसकी बाज़गश्त पूरी मीडिया में है, सोशल मीडिया पे है, शदीद किस्म की ट्रोलिंग हो रही है। देखिए, मेरे मोमेंटम पे अगर मैं एक इंटरव्यू दूंगा उस पे पीएमएलएन या मेरी पार्टी के मोमेंटम पे क्या? पीडीएम अब आप इकट्ठे हैं ना एक प्लेटफॉर्म। हम पीडीएम है। इसहाक डार साहब से उन्होंने सवाल किए हैं, उनकी प्रॉपर्टी से हवाले किए हैं। अगर उन्होंने सवाल गलत दिए, देखें पाकिस्तान तो नहीं है ना कि यहाँ पे केस कोई 50-50 साल लड़ा जाएगा, तो दोनों जा सकते हैं कोर्ट में, कोई मसला ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी सपोज जो एक जायदाद एक प्रॉपर्टी है, अगर उन्होंने गलत बयानी की है, उन्होंने बीबीसी पे इंटरव्यू दिया, गलत बयानी की है, तो उसको कोर्ट में अप्रूव कर सकते हैं कि आपने गलत बयानी। कोर्ट के सामने ही नहीं कर रहे ना पाकिस्तानी कोर्ट्स का। नहीं, वो तो देखिए आ जाएंगे। आप कब आएंगे? जब इनकी हुकूमत 2023 में आएंगे, जब हुकूमत खत्म हो जाएगी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी यही कह रहे थे, जरदारी साहब के हवाले से भी यही है कि वो देखिए इमरान खान साहब, आप फिर इमरान खान साहब की तरफ जा रहे हैं ना। खुर्शीद शाह साहब चले मैं अंदलीब साहब ये कहती है सादिक और अमीन होना बेसिक बेंचमार्क है ना, यही तो कह रही थी। इमरान खान साहब जो इतनी बातें कर रहे थे, तो इमरान खान साहब को हमें ये बताएं कि वो किन के पैसों पे पले थे? इकरामुल्लाह न्याजी साहब के पैसों पे पले थे। इकरामुल्लाह न्याजी नाम था। इकरामुल्लाह न्याजी को जानते हैं, जिनको निकाला गया था जॉब से करप्शन की बुनियाद पे। 303 बंदे निकाले गए थे, जिनमें से 2 या 3 बहाल नहीं हुए थे। उनमें एक इकरामुल्लाह न्याजी साहब भी थे जो करप्शन पे निकाले गए थे। ठीक है, उन्हीं के पैसों पे। अभी भी मेरा सवाल होगा कि अब जमान पार्क की जो घर बन रहे हैं वो किन के पैसों पे बन रहे हैं? इमरान खान अपने पैसों पे बना रहे हैं या कोई उनके लिए उनका कोई दोस्त बना रहा है? ठीक है, ये चीज़ें जो है। अब सादिक और अमीन, तो कल आप मुझे बताएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने सादिक अमीन डिक्लेयर किया था ना। जी। कल सुप्रीम कोर्ट ने बिलियन ट्रीज पे क्या कहा है? उन्होंने कहा कि इसके जो है अब आप मुझे ये बताएं, ये कहते हैं कि जी ये सो कॉल हमारे ऊपर तो ये कि ये सारे चोर हैं और बस जैसे सुपीन किया ना, चोर हैं, डाकू हैं। इनका एक मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन का केपीके का, कामरान मगश, सुप्रीम कोर्ट के जज घर पहुंच गया, जैसे मतलब है जैसे वो किसी रेस्टोरेंट में घुस जाए कि जी मैं हूँ, मेरे कल पेशी लगी और आप मेहरबानी करें, ज़रा ख्याल करें मेरा। अच्छा। अब आप मुझे बताएं कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज के घर आपके रिश्तेदार भी होता है, मतलब वो जज जो है वो मेरे इलाके का उससे ताल्लुक है। ठीक है, अच्छा, या जो भी है, मतलब है ये है कि आप मतलब है जज की अपनी वो होती है, उससे जब गया और मैं जानता हूँ। वैसे सियासतदानों को क्रिस्टल क्लियर तो होना चाहिए उनका जो रिकॉर्ड है। जैसे अगर आपसे जैसे इस तरह का सवाल हो जाए, जैसे इसहाक डार साहब से, फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान करें, आपका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। देखिए उनके रिकॉर्ड है ना, वो तो अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। मैं तो कामरान मगश की बात कर रहा हूँ। और अब इस वक्त शो में हमें नहीं, मैं आप उससे पूछे उनकी, मैं जज साहब को ये वो करता हूँ क्योंकि उनका ताल्लुक भी डी खान से, उनके कजन है वाकई, कामरान उनका नाम है और वो भी लॉयर हैं। वो उन्होंने जो बयान दिया वो ठीक है। फिर आपने 1 लाख रुपए उनको जुर्माना कर दिया कोर्ट में। अगर आप 1 लाख जुर्माना हो गए तो आप सजावार हो गए, तो फिर तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। तो पीटीआई के लिए कानून पाकिस्तान में, क्योंकि मदीना की रियासत है, उनके लिए अपना कानून है। अगर ये अपोजिशन का होता तो उसके लिए अपना कानून होता। अंदली साहब ये कह रहे हैं कि ये यकसा जो है वो कानून लागू नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जात के हवाले से भी कह रहे हैं, जमान पाक के घर के हवाले से भी कह रहे हैं, कामरान मंगश साहब जो आपके सूबाई वजीर इत्तलात है उनके हवाले से भी फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं। क्या कहेंगी आप? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का केस सुप्रीम कोर्ट में गया और वो पैसे बाहर कमा के 30 साल पहले पाकिस्तान में लाए थे। यहाँ का पैसा बाहर नहीं लेके गए हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट की और उस पे उन्होंने एक एक चीज, एक एक सैलरी स्लिप, एक एक बैंक अकाउंट, 60 डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उनको गारंटी सादिक और अमीन करार दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। जी ठीक है, उसके बरक्स जो आप नवाज शरीफ का केस देखा आपने, उसमें उन्होंने टूटी हुई रसीद नहीं दी, कतरी खत दिया और उनको ये कहा गया कि वो बेईमान है, बदबयानत है और झूठे हैं। ही लाइड, राइट? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट पे फैसल करीम कुंडी या किसी और को एतराज है तो जाए, रिव्यू पिटिशंस पे जाए। ऑपोजिशन का काम होता है, मैं सारी उम्र ऑपोजिशन में रही, हमें नवाज शरीफ पे एतराज था,
हमने टीवी के अलावा हम कोर्टों में गए, पहले इलेक्शन कमीशन गए, वहां नहीं हुई, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। जब आप यहाँ बैठ के कहें जी फलाना मिनिस्टर, फलाना ये, फलाना ढूंढ, और आप कोर्टों में ना जाएं, स्ट्रगल ना करें, इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। सवाल मैंने क्या जवाब क्या दे रही है? सवाल चन्ना जवाब गंदम। मैं पूछ रहा हूँ बिलियन ट्री पे, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके मिनिस्टर गए सुप्रीम कोर्ट के जज के घर के नहीं वो गए? बिलियन ट्री सुनामी वो तो सुप्रीम कोर्ट का ही केस है ना जी मैम, वो जो कह रहे हैं अंदलीब साहब, वो तो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया है ना। किस चीज का? 10 बिलियन जो ट्री लगाने हैं उस पे आपकी शायद नजर से नहीं गुजरा, वो तो कल खबर बना हुआ था। उन्होंने सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज को तलब कर लिया है। बिल्कुल सही तलब किया उन्होंने। मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी में क्लाइमेट चेंज की, मैं और सारे इनकी पार्टी के भी, सबके हम हर हफ्ते हर महीने तलब करते हैं और उनकी हर चीज करते हैं, जहां गैप नजर आता है वो करते हैं। मैं तो खुद कहती हूँ कोई प्रोजेक्ट, कोई डिपार्टमेंट, कोई मिनिस्ट्री नहीं छोड़नी चाहिए। हम बड़े खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया है। अमीन असलम साहब ने भी कहा है एक एक प्रोविंस, एक एक ट्री का हिसाब देंगे। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। आप पढ़ लें मिनट्स ऑफ द मीटिंग, कितनी दफा हमने पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से, बल्कि एक पट्टी हमें नजर आई थी एयरपोर्ट के करीब, जहां हमें दरख्त कोई और टाइप के नजर आए थे। हमने उस टाइप पे भी कमेंट किया, उनको बुलाया, उनकी पेशी की कि भाई ये तुमने एयरपोर्ट पे ये दरख्त क्यों लगाए और दूसरे एयरपोर्ट पे ये क्यों लगे। उनको जस्टिफाई करना पड़ता है हर चीज। बिल्कुल अच्छा किया, मैं इसके पूरे हक में हूं। ठीक है मायदा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जरा इस हवाले से जरूर बताइएगा कि जो लाहौर का जलसा आप लोग करने जा रहे हैं ये 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर ही होगा। आप भी, क्योंकि आप इसके होस्ट हैं, पहले मुल्तान के फैसल करीम कुर्डी साहब की जमात थी, वो किला कासिम बाग में करने पर इसरार कर रहे थे। अब आप लोगों का मीनार पाकिस्तान है, वहीं पर जलसा करेंगे और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या मीनार पाकिस्तान को भर लेंगे आप लोग? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अंदलीब साहिबा ने कहा कि कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाए जो मतलब वो झूठ है, वो सादिक नहीं है, वो अमीन है नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है। उन्होंने कोर्ट की बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही है। इसको ना गलत चीजें जो है मिसकंस्ट्रू नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट्स जो है गलत तरफ जा रही है। उन्हें सिर्फ जो है इकामे पे निकाला गया था, उसका किसी चीज से ताल्लुक नहीं था। एज फार एज प्रॉपर्टीज आर कंसर्न्ड, एज फार एज लंदन प्रॉपर्टीज आर कंसर्न्ड, एज फार एज पैनामा इज कंसर्न्ड। ठीक है, ये ठीक बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। दूसरी बात ये है कि जिनको इमरान जो इनके लीडर हैं वो भी उनको भी एब्सकॉन्डर कहा गया था, उन्होंने भी दीवारें टापी थी। तो ये लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये लोग खुद जो है मदीना की रियासत में डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने सवाल क्या किया था दूसरा, लाहौर के जलसे के हवाले से, कि नून लीग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपने लोगों को मोबिलाइज करना है और जो मीनार पाकिस्तान का वेन्यू सिलेक्ट किया उसको भरना भी होगा। हाँ जी, दूसरा ये है कि जी चैलेंज जो है वो तो हमारे लिए सारे जलसे से गुजरा वाला भी जलसा चैलेंज था। जो मुल्तान का जलसा था वो उसमें जो है पीपल्स पार्टी ने होस्ट किया था, लेकिन नून भी जो है वो शाना बशाना खड़ी थी। पर इशू ये था कि देखें, अगर हुकूमत जो है कि ये कहे कि हम कंटेनर भी देंगे, हम आपको जो है चाय भी देंगे, हम आपको जो है आपकी मेजबानी भी करेंगे, दूसरी तरफ आप हर तरफ जो है मुल्तान के इर्द गिर्द कंटेनर लगा देते हैं, आप लोगों की पकड़ धकड़ करते हैं, आप लोगों के घर चादर और चार दीवारी को पामाल करते हैं, लोगों के घरों में रेड करते हैं, जिसमें मेरा घर भी शामिल है रहीमिया खान में। अच्छा। तो और आप जो है फिर ग्राउंड में पानी डाल देते हैं और आप जो है और फिर कहते हैं और फिर राउस करते हैं, फिर झूठ बोलते हैं कि हमने कंटेनर हटा दिए, आप जलसा का भर लें जितनी भर सकते हैं। तो उसके बावजूद उन कंटेनरों के बावजूद बीपी मरियम जो है वो गाड़ी के ऊपर बैठी रही। तो वो कैसे चले गए? तो इतनी अगर रुकावटें थी तो वो तो लाहौर से रैली लीड करके गई ना, फिर तो नहीं, रैली लीड करके गई और फिर जो इर्द गिर्द के इलाके हैं जहां से लोगों ने आना था उनके टायर जो है उनकी हवाएं निकाली गई
खवातीन के साथ जो है जो बिहेवियर था, लेकिन हुकूमत तो अब कह रही है ना मायदा साहब कतल कलामी के लिए माजरत कि आप लोग जलसे कर लें, कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर लें कोरोना वायरस की वजह से। नहीं, आप सुन लेना, अब जी तो जी, बात, अब तो सिर्फ लाहौर के जलसे की बात आ गई ना। कोरोना वायरस में तो मेरे इलाके में जो बैंक हैं, मेरे इलाके में जो इनके जो है नादरा के इदारे हैं, वहाँ अगर SOPs भी फॉलो कराने हैं तो SOPs फॉलो कराएं, SOPs की इम्प्लीमेंटेशन कराएं। अगर हमें ये मुल्तान में जलसा का की इजाजत दे देते, ऑर्गेनाइज करने की इजाजत दे देते, SOPs फॉलो होते, हम लोगों को मास्क भी देते, हम लोगों को सैनिटाइजर भी देते। पर पॉइंट ये है कि आप तो आपने तो किसी लीडर को वहां पर खड़े होने का भी की जगह नहीं दी। उसके बावजूद जो है आपने मजबा जो है कैमरे की आंख ने पूरा दिखाया कि किस तरह लोग आए, मरियम नवाज और ने किस तरह जो है इज अ क्राउड पुलर, और जो आसवा साहिबा हैं उनके बारे में कितनी अच्छी बातें हुई, और बेनजीर की शहीद में बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है उनकी बेटी और उनकी पॉलिटिकल एंट्री थी, उनकी याद ताजा हुई। जी मैं जी फैसल साहब से एक पॉइंट है जी फैसल साहब से माजरत, अगर मैं थोड़ा सा एक और चीज जी प्लीज बताइए। अब बात आ गई लाहौर की। लाहौर में जो है यही अगर हुकूमत के काम हथकंडे रहे, लाहौर जो है वो PMLN का घर है, तो मैं ये कहूंगी कि ये इनको डरना चाहिए, बिकॉज अगर इन्होंने हमें रोकने की कोशिश की तो बहुत बड़ा जो है तसादम हो सकता है। तसादम हो सकता है, ठीक है। हम जो है इन्होंने तो सिर्फ मीनारे पाकिस्तान भरा था, मीनारे पाकिस्तान से आगे भी जा सकते हैं। अब इसका जवाब ले ले तो माय पॉइंट इज कि जो है अगर हुकूमत झूठ बोलेगी और कोरोना के पीछे छुपेगी तो इस चीज को अब छोड़ दे। ये चीजें जो हैं उन्हें हमें रोकने वाली नहीं है। फैसल करीम कुर्दी साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, उनका तसादम की कैफियत बन सकती है, मुल्तान में भी ये सूरत बन रही थी, कैसे तसादम से बचा जा सकता है? अंदलीब अब्बास साहबा हुकूमत में, आप लोग अपोजिशन में है, जाहिर बात है कन्फ्रंट्रेशन का कोई एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होता। कल भी यहाँ प्रोग्राम में बात हो रही थी, उनका फिर पूरे सिस्टम को खतरा लाक हो सकता है। तसादम से कैसे बचा जा सकता है? अनवार देखें, ये तसादम से बचना हुकूमत का देखें, मैंने पहले कहा था कि इन्होंने गुजरांवाला में इजाज़त नहीं दिया, जी जलसा हो गया। इन्होंने पेशावर में इजाज़त नहीं दी, मोबाइल टावर्स तक ऑफ कर दिए, नेट सर्विस बंद कर दी, हमने जलसा कर लिया। उसके बाद उन्हें अभी FIR काटी हमारे पास, काट दें FIR, हम लाहौर में जलसा कर रहे हैं, आप काट दें, जितने 100 1000 कितने लोग पे आपने काटनी है काट लें। लेकिन देखें आप पहले तो बड़े मतलब है कि बदमाश बन जाते हैं कि हम इजाजत नहीं देंगे, फिर आखिर कहते हैं चलो। आप लोगों ने जिद सी लगाई हुई है ना, वो कहते हैं जलसा मत करें, आप कहते हैं हर सूरत जलसा उन्हीं डेजिग्नेटेड जगह। जिद तो चल रही है ना, जिद चल रहा है। जिद देखें हमने देखें अगर स्टेडियम चूज किया तो इसलिए कि एक जगह हो जाए ना। अब मुल्तान में जलसा हुआ है परसों, वो तो हर गली हर मोहल्ले हर रोड पे जलसा और कोई SOPs फॉलो नहीं हुए। देखिए आपने SOP फॉलो, हमने 1 लाख मास्क बनाया हुआ था, ठीक है 1 लाख मास्क बिल्कुल बनाया हुआ था, और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमने लिखा हुआ था और हम डिस्ट्रीब्यूशन का था। लेकिन आपने, मैं खुद मौजूद था वहाँ पर, जब हम 3 आपके रात 1-2 बजे पुलिस ने जाके रेड कर दी उस स्टेडियम के ऊपर, और जो आपने वहाँ पर वो किया, उसके बाद तो मतलब है कि आपने जलसे का सारा सिस्टम खराब किया। फिर तो हर गली में हर मोहल्ले में SOP तो आपने फॉलो नहीं की, आपकी वहाँ की इंतजामिया ने फॉलो नहीं की। आपने इंतजामिया को कहा कि कंटेनर लगा दो, ये कर दो। हर गली में जलसा था, हर मोहल्ले में जलसा था, हर रोड पे जलसा था। मौलाना साहब एक जुलूस लीड करके जाते थे, मरियम नवाज एक जुलूस लीड की, हम अपने जुलूस लीड करके जाते, बाकी लीडरशिप हर रोड पे जो है वो जुलूस भी था, और फिर वही ये लोग थे, फिर हथियार आखिर में आपकी फैमिलीज भी उसमें आती हैं। अक्सर ये इतराज होता है कि लोगों के तो बच्चों उनको बुलाते हैं अपनी फैमिलीज। बिल्कुल हमारी जो फैमिली पॉलिटिक्स में बिल्कुल सारी आती है। आपने कहा कि जी बिलावल साहब बीमार थे, बिलावल साहब बीमार थे, उन्होंने अपनी बहन, छोटी बहन आसफा भुट्टो को भेजा, मंडी में नहीं गया, आइसोलेशन में रहे, नहीं गए ना, लेकिन उन्होंने अपनी बहन को जलसे में भेजा कि आप जाएंगे और वहाँ पर लोगों में खड़ी होंगी और लोगों के साथ। अंदलीब साहब टुवर्ड्स द एंड जिस तरह हैंडलिंग मुल्तान में, लाहौर में इससे बरक्स होगी। अब तो आप लोगों ने कहना है कि जलसे की इजाजत दी जाएगी, वरना मायजा साहबा कह रही है कि तसादम की तरफ बात बढ़ जाएगी। फिर बिल्कुल जी, मैं तो ऑपोजिशन में नहीं हूँ इतनी देर, मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि ऑपोजिशन का हक है जलसे करना, जुलूस करना, धरने करना, और हमने भी बिल्कुल गुजरांवाला पेशावर में किए। लेकिन मसला सिर्फ ये था कि पेशावर के बाद वो जो स्पाइक आई, सारी दुनिया में आई हुई है, यहाँ भी आई, और तकरीबन सारे जो मेन लोग हैं उनको होता जा रहा था। बिलावल को हुआ, समर को हुआ, हमारे लोगों को हुआ, बहुत सारे। और आप सोचें कि अगर वहाँ 40,000 बंदा है या 30,000 बंदा है, तो अगर आप 8% उसकी पॉजिटिविटी निकालें तो कोई 6-7 हजार बंदे को हो जाता है, जो कि बाद में जाके फिर जब स्पाइक होती है तो वो 5 बंदे पर पर्सन को लगाता है। तो बेहतर है फिर एंगेजमेंट की पॉलिसी इख्तियार होनी चाहिए।
कहा था, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने लाहौर में जलसा करना है, करें, क्योंकि इन्होंने सारी कौम को एक बात बता दी है कि आप मरे जो मर्जी हो, हम और हमारी दौलत और हमारे लीडर ये सेफ रहे, आप जाएं, आपकी जानें खतरे में हो, आपका सारी सिक्योरिटी खतरे में हो, हमें कोई परवाह नहीं। चलिए, ऑन दिस अनहैप्पी नोट आई हैव टू फिनिश दिस सेगमेंट कि हमारा इस पे इत्तेफाक राय नहीं हुआ। हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी व्यूअर्स पोजीशन पे डटे हुए हैं कि 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा होगा। हुकूमत का कहना है कि हम नहीं रोकेंगे, लेकिन आवाम की जो जान और माल है उनको, बल्कि बिलखसूस जान को खतरात लाहक हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये मामला किसी मंतकी अंजाम पर पहुंचता है और क्या कोई मुफाहमत या मुसालत का किरदार अदा किया जाता है और कोई बैठकर बातचीत और हल निकाल लिया जाता है। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट जब आएंगे तो हम कोविड-19 की सेकंड वेव और कोरोना वायरस वैक्सीन की वजह से गुफ्तगू कर रहे होंगे स्पेशल टॉक की। आप जरूर देखिएगा। एक छोटा सा वक्फा के बाद दोबारा लौट के आते हैं। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही यव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत, मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने वक्त निकाला। कल वफाकी काबीना के इजलास में $150 मिलियन की मंजूरी दी गई कोरोना वायरस की वैक्सीन के हसूल के हवाले से। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर बात है कि एक अच्छा इकदाम है, आवाम के जहन में अब ये सवालात हैं क्योंकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है वो संगीन होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 75 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। आवाम तक ये कब तक दस्तयाब होगी कोरोना से बचाव की वैक्सीन? डॉक्टर साहिबा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो 3 तरीके से जो है वो वैक्सीन प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए दिन रात जो है वो मेहनत भी हो रही है और उसके लिए मुख्तलिफ इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं। सबसे पहला तो ये जिसका आपने जिक्र किया है कि जो $150 मिलियन का जो बजट अप्रूव हुआ है, इसके थ्रू जो इस वक्त हमारी 6-7 कंपनीज हैं इंटरनेशनल जो कि वैक्सीन बनाने के फाइनल मराहिल में पहुंच चुकी हुई हैं, उनके ट्रायल्स ऑलमोस्ट फाइनल हो गए हुए हैं और अब वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल के इंतजार में है। वो अब अप्लाई करेंगी और प्रॉब्ली इसी महीने उनको अप्रूवल मिल जाएगा, जिसके बाद वो मास प्रोडक्शन अपनी शुरू कर सकेंगी। तो एक तो हम उन कंपनीज के साथ मुसलसल राब्ते में है पिछले 3-4 महीने से, क्योंकि हमने ये भी देखना है कि कौन सी कंपनी हमें सबसे पहले वैक्सीन अवेलेबल कर सकती है, उसकी अफोर्डेबिलिटी भी हम लोगों ने देखनी है और फिर हमने उसकी ट्रांसपोर्टेशन को देखना है, क्योंकि ये वैक्सीन जो हैं ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती है। इसमें से कुछ वैक्सीन जो हैं वो -70 डिग्रीज के ऊपर उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है और तो ये सारी चीजें हमने देखी है कि आपने कहा कि आप लोग नेगोशिएशंस है, कौन सी वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान मंगवाई जा सकती है। मेरा सवाल ये था कि इसके अलावा जिस तरह जी सवाल ये था कि कब तक कोई 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में दस्तयाब हो जाएंगी? वी आर सिटिंग इन दिसंबर, क्योंकि बरतानिया ने तो अप्रूव कर दी है, जो अमेरिकन कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोटेक ने वैक्सीन बनाई है और वो मेरे ख्याल में दिसंबर नेक्स्ट वीक से जो लगना भी शुरू हो जाएगी। अमेरिका भी शिद्दत से इंतजार कर रहा है कि उनकी अगर अप्रूवल मिलती है तो वहां पर मास प्रोडक्शन और अमेरिकन को लगना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, चाइना के हवाले से भी यही खबरें आ रही हैं, तो क्या 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में अवेलेबल हो जाएंगी? जी बिल्कुल, मैं हाल आइंदा से आने वाले 10 दिनों में हमारी तरफ से इनकी एडवांस पेमेंट हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी एडवांस पेमेंट कर देगी और फिर जैसे ही इसकी मास प्रोडक्शन शुरू होगी तो उम्मीद है कि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे या सेकंड क्वार्टर की बिगनिंग में जो है वो हमें ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी।
मगर उसके अलावा जिस चाइनीज वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, जो NIH के सुपरविजन में हो रहे हैं, कैंसिनो बायो के, वो भी तकरीबन फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो काफी एडवांस स्टेज पे हैं और उसके नताइज भी हमें बहुत हौसला अफजा मिल रहे हैं। और चाइनीज कंपनी से भी हमारी मुसलसल हम राब्ते में हैं। तो जैसे ये क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल होते हैं और इसके सारे टेस्ट मुकम्मल होते हैं, तो हमें उम्मीद है कि फर्स्ट क्वार्टर में हमें वो चाइनीज वैक्सीन कैंसिनो बायो की वो भी अवेलेबल हो जाएगी। अफोर्डेबिलिटी के हवाले से जो चाइना से की बनाई गई वैक्सीन है और जो ये यूरोप या अमेरिका की है, इसमें भी फर्क होगा? कैंसिनो बायो आप कह रही हैं वो एक अफोर्डेबल होगी, कोई रफली प्राइस क्या होगी? क्योंकि आपका जी देखिए, एक तो मंसूब बयान आ रहा है, चूंकि वहां पर या पाकिस्तान में उसके फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो यहाँ किए हैं, तो डेफिनेटली जब ये ट्रायल्स फाइनल हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला बहुत हौसला अफजा इसके ट्रायल्स हैं, तो वो हमें इसको बड़ी तादाद में हमें प्रोवाइड करेगा। और फर्क इनमें ये है कि जो चाइनीज वैक्सीन है उसकी प्रोबेबली एक डोज ही सफिशिएंट होगी, जबकि ये जो बाहर की जो दूसरी वैक्सीन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अमेरिकन वैक्सीन या यूके की जो मॉडर्ना की वैक्सीन है या फाइजर की वैक्सीन है, इसके 2 शॉट्स लगाने पड़ेंगे। एक वैक्सीन को 3 हफ्ते के गैप से 2 शॉट्स लगेंगे और दूसरी के 4 हफ्ते के गैप से, तो वो 2 डोजेज होंगी, जबकि चाइनीज वैक्सीन के चांसेस हैं कि ये एक डोज में हमारे लिए सफिशिएंट। डॉक्टर साहब, आपसे मंसूब बयान भी मीडिया में चल रहा है, डॉक्टर नौशीन साहब आपसे मंसूब बयान भी मीडिया में चल रहा है कि हुकूमत ही कोशिश कर रही है कि आवाम को ये वैक्सीन मुफ्त दस्तयाब हो। एक तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये आज भी बात हो रही थी, आपने ये बयान दिया है, और ये अगर होता है तो ये तो बहुत बड़ी खबर है, ये काबिल अमल हो जाएगा तमाम लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन की फरहमी? देखिए जी, ये बिल्कुल हुकूमत जो है ये जो जितनी भी वैक्सीन प्रोक्योर करेगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएगी, मगर इसके लिए प्रायोरिटाइज किया गया है कि सबसे पहले जो ये वैक्सीन का जो पहले फेज में लगेंगे वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो इस वक्त फ्रंट लाइन पे कोविड पेंडेमिक फाइट कर रहे हैं और पेशेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं। तो फर्स्ट फेज में हम सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को, जिसमें डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ होगा, उसको कवर किया जाएगा। सेकेंड फेज के अंदर जो हमारे सीनियर सिटीजन या वो लोग जिनकी कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनको जो ज्यादा एट रिस्क जो पॉपुलेशन है, ये यूजुअली हमारी जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको जो है प्रायोरिटी में रखा जाएगा, उनको दी जाएगी। और फिर थर्ड फेज में जो है वो बाकी पॉपुलेशन को इन्वॉल्व किया जाएगा, मगर गवर्नमेंट जो वैक्सीन मंगवाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएगी और ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट है जी। और ये तमाम लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है, बड़ी अच्छी इंटेंशंस हैं, बड़े अच्छे अज़ाइम हैं, लेकिन इसको अमल दरामद करना है, क्योंकि 22 करोड़ आवाम है, तमाम को ये लग जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट? जी देखिए, हमने प्रैक्टिकली इस चीज को देखना है। हम ये दावा नहीं कर सकते कि फौरी तौर पे सबको लग जाएगी, मगर हमें उम्मीद है कि 2021 के आखिर तक हमारी बड़ी पॉपुलेशन का एक हिस्सा जो है उसको ये वैक्सीन लग जाएगी, क्योंकि इस वक्त एक इंटरनेशनल एक ग्लोबल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है कोवैक्स के नाम से। उसमें 184 कंट्रीज उसकी मेंबर है, जिसमें पाकिस्तान भी उसकी मेंबर है। और ये प्लेटफॉर्म इस चीज को इंश्योर करेगा और उसकी ये कमिटमेंट है कि जितनी उसकी मेंबर कंट्रीज हैं उसकी 20% पॉपुलेशन को ये वैक्सीन जो है हमें प्रोवाइड करेगा। और ये प्लेटफॉर्म जो है ये WHO और गावी जो है, ये जो वैक्सीन अलायंस है, उसके प्लेटफॉर्म पे ये बना हुआ है। तो 20% पॉपुलेशन के लिए हमें वो वहां से भी वैक्सीन अवेलेबल होगी, मगर ये 2021 के आखिर तक जाकर जो है ये हमें आएगी। तो इसलिए ये वैक्सीन फेजेस में आएगी और ग्रेजुअली सारी पॉपुलेशन तक पहुंचेगी। फौरी तौर पे तो मैं नहीं कह सकती कि पहली गो में सारी पॉपुलेशन को लगेगी, मगर एक साल का अरसा तो लगेगा, अगर आहिस्ता आहिस्ता सारी पॉपुलेशन कवर की जाएगी। अच्छा, ये आप बताइएगा, कोरोना वायरस की दूसरी लहर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहली लहर जब आई थी उस वक्त भी हम आपसे अक्सर गुफ्तगू करते थे, पहली लहर ज्यादा संगीन है, ज्यादा खतरनाक है, 75 लोग जो हैं वो लुक़्मे अजल हुए हैं पिछले 24 घंटों में। आवाम में वो संजीदगी क्यों कर नहीं पाई जा रही, मास्क पहनने के हवाले से या SOPs को मलूज़ी खातिर रखने के हवाले से? अब तो ये भी आया कि 5 दिसंबर से 1 वीक के लिए आप लोग SOPs का हफ्ता भी मनाएंगे, एक अच्छी बात है, लेकिन क्या वजह, क्या एक तो ये बताएगा क्या उससे ज्यादा खतरनाक है, और आवाम की वो संजीदगी क्यों नजर नहीं आ रही जो कि पहली लहर में आई थी? देखें जी, खतरनाक हम इसको इसलिए कह सकते हैं कि इस वक्त चूंकि बहुत सारी चीजें जो है वो खोल दी गई हैं। जब पहली लहर आई थी तो उस वक्त चूंकि लोगों को इतना SOPs के बारे में इल्म नहीं था, इसके फैलाव के बारे में ज्यादा आगाही नहीं थी, तो हमारे जिस तरह आपने देखा था कि लॉकडाउन्स भी लगे थे
मेन लॉकडाउन भी लगा था, उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन भी लगे थे, आपके शादी हॉल्स बंद कर दिए गए थे, आपके रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए थे, मार्केट प्लेसेस बंद कर दी गई थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए गए थे। तो अब ये सेकेंड लहर में चूंकि अब हमें ज्यादा आ गई है कि ये कोरोना वायरस जो है, अब देखिए इसने कुछ अर्सा इस दुनिया में रहना है, जब तक सब लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती उस वक्त तक हमें इस कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। तो इसलिए अब सारी चीजें बंद नहीं की जा सकती, क्योंकि पहले जब हमने किया था तो जिस तरह मईशत के ऊपर एक बोझ पड़ा था और डेली वेजेस पे और मजदूर तबका और गरीब लोग जो थे, वो छोटा दुकानदार, वो बिल्कुल पिस गए थे। तो अब हम कारोबारों को बंद करना अफोर्ड नहीं कर सकते उस तरह से, मगर एसओपीज पे अमल दरामद कराना जो है वो इस वक्त मैं समझती हूँ गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे और इसी वजह से ये सेकेंड लहर जो है ये ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। इसके अंदर केसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं वो बहुत सीरियस है और हम खतरनाक हदूद को छू रहे हैं, और अभी तक उसमें हमें कोई कमी या कोई प्लेटो जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा। इस वक्त भी अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको सड़कों पे, बाजारों में, किसी जगह पर भी लोग जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल करते हुए हमें नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये जो आप लोग कैंपेन चलाने जा रहे हैं इन्हीं नुकात पर होगी, और पहले हमने देखा था कि जो पॉलिटिकल कंसेंसस भी अचीव एक हो गया था, इस दफा तो वो भी अचीव नहीं हो रहा। आप जहां से आपसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अब 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा करने जा रही है अपोजिशन, इससे पहले मुल्तान में किया। कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि जहां जहां ये जलसे हो रहे हैं उससे कोरोना वायरस की स्पाइक में इजाफा हुआ है? कोई ऐसी फैक्ट फाइल है आपके पास? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। पेशावर के जलसे में, जलसे से पहले जो पॉजिटिविटी रेट था, जलसे के कुछ दिन बाद जब वो जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें काफी ज्यादा इजाफा हो गया था। तो इसी तरह बाकी भी अगर आप देखें कि गुजरांवाले में जलसा हुआ था, उसके बाद गुजरांवाले में केसेस की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मगर ये तो एक नॉन फैक्ट है कि जहां पर भी पब्लिक गैदरिंग्स होंगी वहां पर ये केसेस बढ़ेंगे। आप देखिए इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस किस्म की हमें मिसालें नजर नहीं आ रही जो इस वक्त ऑपोजिशन यहाँ पे कर रही है। एक पार्लियामेंट्री कमेटी है कोविड के ऊपर जो नेशनल असेंबली में बनाई गई है, स्पीकर साहब ने 3-4 दिन पहले उसका इजलास कॉल किया था, मगर इन लोगों की सीरियसनेस का यह हद है कि ऑपोजिशन में से कोई उस कमेटी में आने को तैयार नहीं था। हालांकि सबसे पहले वही शोर मचाते थे कि ये कमेटी होनी चाहिए और इसके अंदर सिफारिशात मुरतब होनी चाहिए, मगर अफसोस की बात यह कि इस वक्त ऑपोजिशन इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही और लोगों की जिंदगियों को रिस्क पे डाल रही है। और अवाम जो है इस वक्त जितनी तेजी से हॉस्पिटल्स चोक हो रहे हैं, हमारे हेल्थ सिस्टम्स जो हैं वो बिल्कुल सेचुरेट हो चुके हुए हैं, बेड्स की कमी, बेड्स पूरे भर चुके हुए हैं, वेंटिलेटर्स जो हैं वो सारे ऑक्यूपाई हो चुके हुए हैं। तो अब इसका वाहिद इलाज यही है कि हम लोग प्लीज एसओपीज पे अमल दरामद करें, लोग सिर्फ जरूरत के तहत घर से बाहर निकलें और अगर निकलें भी तो मास्क का इस्तेमाल करें और दूसरी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। ना बसेस के अंदर ना ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई इसको सीरियसली नहीं ले रहा, जिसकी वजह से हालात जो है वो बहुत खतरनाक तरफ जा रहे हैं। अल्लाह खैर रखे। टुवर्ड्स द एंड डॉक्टर साहब ये जानना चाहूंगा, नमूनिया और फ्लू की वैक्सीन वो भी दस्तयाब नहीं है, और इन महीनों में यूजुअली जो सीनियर सिटीजन है वो नमूनिया की भी वैक्सीन लगाते हैं और आम लोग फ्लू की भी वैक्सीन लगाते हैं, क्योंकि कोविड-19 ये भी सांस से जुड़ी बीमारी है, ये एग्रीवेट कर देती है सूरत हाल को। इसकी क्या वजह है? जी देखिए, एक तो मेरे ख्याल है कोविड की वजह से एक खौफ और हरास था, लोगों ने ज्यादा जो है ये दूसरी वैक्सीन के ऊपर तवज्जो दी थी, ज्यादा डिमांड इसकी बढ़ गई थी, पर बहरहाल इसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह अनकरीब जो है ये शॉर्टेज दूर हो जाएगी। जी चलें, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमसे व्यूअर्स गुफ्तगू कर रही थी और हमने कोविड-19 जो कि बहुत ही अहम इशू है और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ये ह्यूमैनिटी के लिए, आप देख रहे हैं कि कितनी लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। 75 लोग पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में वफात पा गए हैं, 2000 से ज़ायद लोगों को जो नए मरीज़ इसमें ऐड हो गए। और अभी नौशीन हामिद साहबा कह रही थी कि हस्पताल जो है वो चोक हो रहे हैं, वेंटिलेटर्स सारे ऑक्यूपाई हो रहे हैं। हमने इसको संजीदा लेना है, इंडिविजुअली और इज्तिमाई तौर पर भी मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अपने आप को सैनिटाइज रखना है। ये मेरे ख्याल में एक अहम बयान है, टेक अवे है। हुकूमत इस हवाले से क्या पॉलिसी इख्तियार करेगी, ज़ाहिर बात है हुकूमती वज़रा और हुकूमती नुमाइंदगान तो कह रहे हैं कि इस वक्त जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए। अपोजिशन लोगों की अपनी मंतक है, बार कैफ जो पब्लिक हेल्थ है दैट इज़ द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, यही सबका हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तब जाकर हम इससे बच पाएंगे कोरोना वायरस से, क्योंकि अब ये हकीकत है और ये अब
परसिस्ट करेगी। वैक्सीन इंशाल्लाह फर्स्ट क्वार्टर में दस्तयाब हो जाएगी, पहले हेल्थलाइन वर्कर्स को, फिर सीनियर सिटीजन, और जैसे डॉक्टर नौशीन साहबा कहती हैं मरहलावार 2021 तक चलेगी। हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन पाकिस्तान में दस्तयाब हो, ताकि इससे बचाव के लिए जो एक मेडिकल तरीका है वो अपनाया जाए। प्रोग्राम सच के साथ में हमने दो नुकात पे गुफ्तगू की, मुल्क की सियासी सूरत हाल और कोरोना वायरस, क्योंकि यही दो इशूज़ इस वक्त मौजूद बहस बने हुए हैं। आने वाले दिनों पर हम इस पर गुफ्तगू के सिलसिले को अपने जारी रखेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जो पब्लिक के सबसे सुलगते हुए मसाइल हैं वो हम आपके लिए लेकर आते हैं, अपना तजिया भी देते हैं। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।